नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एंड शो। मेरा नाम है नीरज और आज हम लोग बातचीत ये करना चाहते हैं कि मिड और स्मॉल कैप में खास तौर पे लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि बड़े इंडेक्स ने निफ्टी ने न्यू हाई बनाया लेकिन उनके पोर्टफोलियो में ग्रीनरी नहीं आई। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं सोशल मीडिया पे या पर्सनली भी कि मार्केट तो न्यू हाई लगा चुका है लेकिन मेरा पोर्टफोलियो कब न्यू हाई लगाएगा। तो मिड और स्मॉल कैप में क्या प्रॉब्लम है? क्या उसमें कोई सिक्लिकल इशू है या कोई बिग पिक्चर का इशू आ गया है? इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि लार्ज पार्ट जो है इन्वेस्टर का वो मिड और स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा उसका झुकाव होता है, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू चाहे डायरेक्टली। तो ये एक ऐसा पॉकेट है जिसमें दिलचस्पी लोगों की ज्यादा होती है और बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, उसके बावजूद मार्केट में सस्टेनेबिलिटी का इशू है। क्या प्रॉब्लम्स हैं उस सबको डिटेल में समझेंगे। और आज मेरे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। उनका नाम है प्रभाकर कुडवा। एक बार हम लोग पहले ही बातचीत कर चुके हैं। समविति कैपिटल के सीईओ है, फाउंडर है। और प्रभाकर इस बारे में बहुत मशहूर है कि इनकी स्टॉक पिकिंग खासतौर पर मिडिल स्मॉल कैप में ज़बरदस्त होती है और ये इनकी महारत भी है। तो प्रभाकर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि आजकल हमारे सारे दोस्त लोग परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये मिड और स्मॉल कैप में हो क्या रहा है। तो पहले तो आप बताइए कि आप बुलिश कैंप में हैं, बेयरिश कैंप में हैं या न्यूट्रल है? नहीं, लॉन्ग टर्म तो हम लोग हमेशा बुलिश रहते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में बुलिश रहने से हमेशा फायदा हुआ है। चाहे वो इंडियन मार्केट हो, एटलीस्ट इंडिया और यूएस, ये जो दो बड़े मार्केट हैं जिसमें लोगों का पैसा बना है हिस्टोरिकली, अगर आप डेटा देखेंगे। और इंडिया ओवर द लॉन्ग टर्म हैज आउट परफॉर्म्ड यूएस ऑल्सो, ऑल्दो द स्टोरी ओवर द लास्ट 5-6 years इज अ बिट डिफरेंट because of the technology, the big tech and the FANG and all that. बट लॉन्ग टर्म में बुलिश रहना ही एक सबसे सिंपल और इजी स्ट्रैटेजी है पैसा बनाने का। और अभी तक तो मतलब कभी भी वो गलत नहीं हुआ है। कभी भी ओवर द लॉन्ग टर्म पैसा बना है इंडिया में, और ऐसा नहीं लग रहा है कि आगे जाके नहीं बनेगा। तो बुलिश ही है लॉन्ग टर्म में तो। बट जैसे आपने बोला इंट्रोडक्शन में, सी हमको मतलब जैसे हमने लास्ट टाइम में बात किया था, शायद कुछ महीनों पहले हमने बात किया था, और हम सेम साइकिल में हैं, मतलब साइकिल की बात की थी। तो मार्केट्स में साइकिल्स होते हैं। अगर आप डेटा निकाल के भी देखेंगे, कोई भी, अगर आप राइट फ्रॉम 1990s से अभी तक बहुत सारे साइकिल्स हुए हैं, और ये साइकिल्स 3 से 5 साल के साइकिल्स होते हैं। तो इसमें आपको एक बुलिश फेज भी मिलता है, एक बेरिश फेज भी मिलता है, और फिर एक नया साइकिल स्टार्ट होता है विद न्यू सेक्टर्स। सो और अभी अगर आप, बहुत सारे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में शायद लास्ट 5-6 साल में एंटर हुए हैं। काफी एक्सपीरियंस्ड लोग भी हैं, बट बिग चंक इज पीपल हु हैव कम इन द लास्ट 5 years। तो उन्होंने भी ऑलरेडी 1-2 साइकिल देख चुके हैं। वो मतलब जैसे जो कोविड के बाद एक बहुत अच्छी सी रैली आई 2020 से लेके 2021 अक्टूबर तक, और फिर 2021 अक्टूबर से लेके 2022 मार्च तक, राइट। और या इट वाज अ डिफिकल्ट फेज फॉर द मार्केट्स, राइट। और उसके बाद फिर से एक अच्छी रैली आई हमारे इलेक्शन के रिजल्ट तक, और उसके बाद भी जो लास्ट ईयर सितंबर तक था, और 24 सितंबर तक। और उसके बाद फिर से 24 सितंबर से लेके अभी तक 13-14 महीने हो गए हैं, और वी आर इन अ डाइजेशन और कंसोलिडेशन और करेक्शन फेज, यू कैन कॉल इट विद डिफरेंट नेम्स। बट ये जो 3 ईयर का या 3 to 5 ईयर का साइकिल है, इस चंक में मार्केट को देखना बहुत जरूरी है। हर साल मार्केट में पैसा कभी भी नहीं बनता है, और किसी भी सेगमेंट में हर साल पैसा नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा होता तो फिर मतलब मार्केट ही नहीं रहता ना। मतलब देयर हैज टू बी a period of overvaluation, a period of correction of that overvaluation। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, मिड कैप में क्या हुआ, मिड और स्मॉल कैप में क्या हुआ कि काफी अच्छी तेजी आई 2 साल पहले। काफी लोगों ने पैसा बनाया, और ऑब्वियसली मार्केट हमेशा एक्सट्रीम्स में जाता है कभी भी। तो मार्केट कभी भी फेयर वैल्यू पे नहीं रुकता है, वो दूसरे एक्सट्रीम में चला जाता है। तो वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हो गए, ग्रोथ जो है वो प्राइज इन हो गई, और उसकी वजह से जैसे ही कोई बैड न्यूज आई, दैट वाज यूज्ड एज अ रीजन टू करेक्ट द ओवर वैल्यूएशन, और वही हुआ है लास्ट 12-14 महीनों में। और लार्ज कैप में भी मैं बोलूंगा कि अभी सब लोग अभी बोल रहे हैं कि लार्ज कैप्स में जाना है। लार्ज कैप्स में लास्ट 1 ईयर में लार्ज कैप्स ने परफॉर्म किया, बट परफॉर्म क्यों किया है? क्योंकि उसके 2 साल पहले आप अगर जाके देखेंगे तो लार्ज कैप्स वर वेरी सबड्यूड, उसमें कुछ भी रिटर्न नहीं बना है
प्राइवेट बैंक्स लास्ट 3-3 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, राइट? तो बिकॉज ऑफ दैट अंडर परफॉर्मेंस, नाउ द साइकिल फॉर द लार्ज कैप्स टर्न दिस ईयर। तो ये साइकिल की बात है, और ये समझना जरूरी है। ये ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिटर्न्स का जो एनालिसिस करते हैं वो थियोरेटिकली हम लोग कर सकते हैं बिकॉज हम लोग मार्केट में हैं, बट फ्रॉम अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू 1 ईयर रिटर्न या 1 क्वार्टर रिटर्न के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करना, चेंजेस करना पोर्टफोलियो को, इन सब चीजों से ओवर द लॉन्ग टर्म नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। तो प्रभाकर, आपने कहा कि कई सारे साइकिल हम लोग देखे 1990 से लेकर अब तक कई आ रहे, तो एक मेरा छोटा सवाल ये है कि क्या इस समय जो साइकिल है वो लार्ज कैप के फेवर में है? दूसरा कि अभी भी जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, करेक्शन के बावजूद अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ओवर वैल्यूएशन पे दिख रहे हैं, तो क्या ये साइकिल अभी और 1 साल चलेगा और करेक्शन आ सकता है मिड स्मॉल में, और कंपैरेटिवली आपको लार्ज कैप में रिटर्न बनेगा क्योंकि उनका साइकिल टर्न हुआ, ऐसी सिचुएशन बन रही है क्या? लार्ज कैप में मेरा व्यू थोड़ा अलग है। अभी अभी क्या हो गया, हमारे जो 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 हम लोग लार्ज कैप डिफाइन करते हैं, टॉप 50 कंपनीज और टॉप 100 कंपनीज, राइट? अगर आप प्राइवेट बैंक्स, आईटी, इफ यू सी द कॉम्पोजिशन ऑफ निफ्टी 50, एफएमसीजी, ये 3-4 बड़े बड़े सेक्टर हैं। ये सारे सेक्टर मेच्योर हो चुके हैं। जो 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 लार्ज कैप की जो स्टोरी 5 साल पहले थी इंडिया में या 10 साल पहले थी, दैट स्टोरी इज नॉट ट्रू टुडे, बिकॉज ये कंपनीज काफी बड़ी हो चुकी हैं, इनके बैलेंस शीट्स, इनके पीएनएल्स काफी, द बेस हैज बिकम वेरी बिग। तो इन लोगों का अभी ग्रोथ रेट, जैसे पहले एचडीएफसी बैंक 25% ग्रो करता था, राइट? अब एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, अगर आप इनका ग्रोथ रेट देखेंगे तो इनका ग्रोथ रेट अभी सिग्निफिकेंटली कम हो गया, अभी मुश्किल से 10-12% ग्रो कर पा रहे हैं। बजाज फाइनेंस एक टाइम पे 35% ग्रोथ इंजन था, अभी बजाज फाइनेंस मुश्किल से 20% पे ग्रो कर रहा है। दैट इज नॉट बिकॉज दिस समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद दिस कंपनीज, क्योंकि बेस बड़ा होता जा रहा है एंड दे आर बिकमिंग अ लार्जर एंड लार्जर पार्ट ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी। तो लार्ज कैप्स आर गुड फॉर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, क्योंकि फाइनली रिटर्न किसमें बनता है? रिटर्न बनता है ईपीएस ग्रोथ इनटू पीई एक्सपेंशन और पीई डी रेटिंग। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द चेंज इन प्राइस। तो ईपीएस ग्रोथ जो है वो मेरे ख्याल से 10 से 15% से ज्यादा होना मुश्किल है लार्ज कैप्स के लिए इन एग्रीगेट। इंडिविजुअल कंपनीज में बन सकता है, बट मैं इन एग्रीगेट बोल रहा हूँ। और पी जो है वो फेयर वैल्यूएशन पे है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा चीप है बट एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो पी से थोड़ा बम्प अप आ सकता है। सो लार्ज कैप में ऐसा कुछ गेम चेंजिंग रिटर्न्स मुझे नहीं दिखता है। मिड और स्मॉल कैप में स्टोरी थोड़ी अलग होती है। मिड और स्मॉल कैप में क्या होता है कि यूनिवर्स हमारा इतना बड़ा है, अगर हम बोलेंगे कि लार्ज कैप इज टॉप 100, तो 101 से लेके अभी अगर 750th कंपनी भी लेंगे तो 750th कंपनी का मार्केट कैप आज 5,000 करोड़ है, राइट? विच इज अबाउट $500 million, राइट? सो बहुत बड़ा यूनिवर्स है मिड और स्मॉल कैप का। तो मिड और स्मॉल कैप में क्या होगा कि नए नए थीम्स इमर्ज होंगे एंड अ डिफरेंट सेट ऑफ स्टॉक्स विल टेक द इंडाइसेस अप। तो लार्ज कैप में क्या होगा, वो जो टॉप 100 है वो ज्यादातर चेंज नहीं होंगे, क्योंकि वो सेम कंपनीज, बट जो नीचे का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा चर्न होता है। सो उसमें पैसा, जो पुराने साइकिल के जो स्टॉक्स हैं शायद वो उतना परफॉर्म ना करें आगे जाके, बट न्यू थीम्स विल एमर्ज। जैसे अभी रिसेंटली ऑटोज एंड ऑटो एंसिलरीज आर डूइंग वेरी वेल। there's a lot of discussion happening around the aerospace theme. So a lot of new themes will come into play, which will take the mid and small cap indices up, right? So there is a big difference between how you analyze large caps and how you analyze mid and small cap because of the difference in the universe. ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि मिड कैप में या स्मॉल कैप में आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। स्टॉक पिकर्स मार्केट है ये, इसको आप इंडेक्स से अगर देखेंगे तो आपको हमेशा महंगा लगेगा। स्टॉक पिकिंग में जाएंगे और नई थीम में देखेंगे तो आपको सही लगेगा। क्योंकि अब मुझे हुआ क्या है, जस्ट टू कंप्लीट द थॉट, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप में जहां पे लोगों का अटेंशन है, जहां पे लग रहा है कि ओवर वैल्यूएशन है, अगर वो प्रीवियस साइकिल के स्टॉक्स हैं तो ये भी हो सकता है कि वो जहां पे आपका फोकस है वो स्टॉक्स इंडेक्स को ऊपर ना लेके जाएं, बट अ न्यू सेट ऑफ स्टॉक्स वेयर द वैल्यूएशंस आर रीजनेबल, राइट? क्योंकि हम लोग जब वैल्यूएशन देखते हैं हम इंडेक्स का वैल्यूएशन देखते हैं। अगर आप बोलते हैं कि स्मॉल कैप का पी रेशो इंडेक्स का आज 30 है, तो आधी कंपनी थियोरेटिकल 30 के ऊपर होंगे, आधी कंपनी 30 के नीचे होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपनीज 30 के नीचे हैं
जिनका वैल्यूएशंस फेयर है, जहाँ पे ओवर ओनरशिप नहीं है, जो नए थीम्स हैं, जो नेक्स्ट साइकिल में वो वाले स्टॉक्स मार्केट को शायद ऊपर लेके जाएं। कुछ स्टॉक्स पहले वाले बकेट में से भी हो सकते हैं अगर उनका ग्रोथ कंटिन्यू हुआ तो, बट अ लॉट ऑफ स्टॉक्स फ्रॉम द लास्ट साइकिल may not participate in the next leg. That is how the mid and small caps go up. There is a much more churn there compared to the large caps. ओके प्रभाकर, हमने देखा कि इस समय जो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं बिग पिक्चर की, वो पूरे मार्केट को इम्पैक्ट कर रही हैं। आपने एक बात अभी कही कि ईपीएस में देखना पड़ेगा हमें, लेकिन ईपीएस हमारा तब बढ़ेगा जब हमारा नॉमिनल जीडीपी ठीक आए। अब वो 8.7% पे आ रही है, तो उससे तो लग नहीं रहा कि ईपीएस बढ़ेगा। और इसमें हम लोग अगर जीडीपी का ब्रेकडाउन करते हैं तो रियल और इन्फ्लेशन मिला के वो ऐसा कॉन्टोर बन गया है कि उसमें कौन घटेगा कौन बढ़ेगा जिससे कि वो नॉमिनल ऊपर जाए, तो बड़ा मुश्किल, मतलब ट्रिकी लग रहा है मेरे को। एक प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम, क्या जो ग्लोबली हम लोगों को टैरिफ की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, हमारा इशू नहीं सेटल हो रहा है, पूरी दुनिया का हो गया और हमारा हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड, और एशियन कंट्रीज में जिनसे हम compete करते हैं उनका हमसे बहुत कम है, आधा है। तो इन दो को आप कैसे इस फ्रेमवर्क पे फिट करेंगे? आई थिंक जो आपने पहले जो पॉइंट बोला नॉमिनल जीडीपी का, वही पॉइंट मैंने आपको मतलब पहले, इससे पहले भी आंसर में बोला था कि दे विल इम्पैक्ट द लार्ज कैप कंपनीज मोर, बिकॉज जो 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 कंट्री का हम जो नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, द लार्जर कंपनीज आर मोर अलाइंड टू दैट जीडीपी नंबर। क्योंकि जो छोटे कंपनीज हैं वो काफी उसमें बेस छोटा है और वो अलग अलग सेक्टर्स में हैं विच में नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द जीडीपी. In different ways, smaller companies can still continue to grow faster. So the area where we have to hunt is basically still remains the mid and small cap space, because वो universe इतना बड़ा है. लार्ज कैप्स, जैसे आपने बोला कि जब तक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ज्यादा नहीं बढ़ता है, लार्ज कैप्स में हाई ग्रोथ दिखने का चांसेस कम है, राइट? विच इज व्हाई a lot of people who are focusing on large cap, just because of the last 1 year price performance, they may be in for a bit of a surprise. क्योंकि अगर आप देखेंगे जो ये काफी भी एनबीएफसीज वगैरह भी री-रेट हुए हैं, राइट, बट नंबर्स किसी के भी नहीं है. द ग्रोथ रेट इज नॉट देयर, द क्रेडिट ग्रोथ इज नॉट देयर. दे हैव जस्ट गॉट री-रेटेड बिकॉज वो बीटन डाउन थे. सो वैल्यूएशन जो अंडर वैल्यूएशन से फेयर वैल्यूएशन पे शायद आ गए हैं, right? From a 1 year perspective they have done well, but again if you see from a 5 year perspective they have not done much, right? So ये जो प्रॉब्लम है नॉमिनल जीडीपी की, उसका इम्पैक्ट लार्ज कैप्स पे ज्यादा पड़ेगा. मिड और स्मॉल कैप में वी विल ऑलवेज आई थिंक बी एबल टू फाइंड थीम्स और सेक्टर्स where the growth is significantly higher. The second point about tariffs is what I think impacts the mid and small caps more, क्योंकि ज्यादातर हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो जो गुड्स एक्सपोर्ट है वो मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में है. क्योंकि जो लार्जर कंपनीज हैं आईटी सर्विसेज पे तो टैरिफ लगता नहीं है. बाकी एफएमसीजी बाकी सब तो डोमेस्टिक प्लेज हैं. जो हमारे लार्जर मतलब फाइनेंशियल्स और डोमेस्टिक प्लेज, एफएमसीजी इज डोमेस्टिक प्ले, आईटी सर्विसेज पे एनीवे लगता नहीं है टैरिफ. So the tariff का जो problem है, that is one probably a big reason why the mid and small caps, especially the exporters, उनके ऊपर एक headwind है. And but I would say अगर आप कुछ कंपनीज के नंबर्स देखेंगे, राइट, जो कुछ टेक्सटाइल कंपनीज हैं या जो यूएस को एक्सपोर्ट करती हैं, जो ये इंडियन जो जुगाड़ बोलते हैं ना, मतलब द वे दे हैव मैनेज्ड, राइट, it is unbelievable, right? In spite of a 50% tariff, people, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं बोलूँ कि प्रॉब्लम नहीं है, बट इट शुड हैव बीन अ डिजास्टर, बट वो डिजास्टर नहीं हुआ है. People have still maintained margins. People have still shown some growth. People are still saying that we will manage. थोड़ा बहुत कस्टमर को पास ऑन कर देंगे, थोड़ा बहुत सप्लायर को पास ऑन कर देंगे, थोड़ा बहुत हम ले लेंगे. So that is the resilience of the Indian business, right? So of course it is a headwind. और वो हेडविंड मेरे ख्याल से अभी मैंने मतलब थोड़ी देर पहले ही न्यूज़ पढ़ा कि मतलब नहीं लग रहा है कि जल्दी में कुछ होगा. आई थिंक पीयूष गोयल का एक स्टेटमेंट आया कि यू नो दैट दे आर स्टिल डिस्कसिंग एंड इट्स नॉट समथिंग दैट दे वांट टू हरी, राइट? सो नहीं लग रहा है कि जल्दबाजी में कुछ होने वाला है, व्हिच इज डेफिनेटली अ हेडविंड फॉर मिड एंड स्मॉल कैप्स. बट मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने में ये सब सॉर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? इट इज और जो ट्रम्प का जो रवैया है वो भी इम्प्रूव होता जा रहा है. अभी चाइना के साथ भी ही इज सॉफ्टनिंग. इट ऑल स्टार्टेड विद चाइना. तो अभी चाइना के साथ भी ही इज शोइंग अ सॉफ्टर स्टांस. वो एनवीडिया भी अलाउ कर दिया उसने.
and he Right. wants to meet the president of China multiple times this year. So they have figured out that China is not bowing down, right? So I think the Trump stance also will, I think, soften. So maybe this pain will be there for another quarter. I think another 2-3 months, right? And if the results of Q3 and Q4 also are good, then I think this phase should be behind us, and the next 1 year should be good for the broader market. Next 1 year, 2026 should be good year. 26, 27 financial year should be good. प्रभाकर, ये जो टैरिफ वाला इशू है, क्या इसको हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं कि ये सॉल्व हो जाए तो हमारा जो साइकिल खराब चल रहा है वो भी टर्न हो सकता है? नहीं, I think it is just one of the issues, right? See, major tariff was one. See, tariff is impacting a very small number of companies. We have to understand that. It is only a few companies who are exporting specifically goods to the US. The tariff is not connected to the rest of the market, the rest of the broader market, right? तो बाकी जो कंपनीज करेक्ट हुए हैं, that cannot be explained by tariff. That is explained only by two reasons. One is high starting valuations, and second is relative slowdown in growth or worsening of the balance sheet, right? क्योंकि जो बुल मार्केट वर्सनिंग ऑफ द बैलेंस शीट वो हमेशा होता है, बुल मार्केट में वो इग्नोर हो जाता है, बेयर मार्केट में ये सब क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं कि आपके पास कैश फ्लो नहीं है, आपका लेवरेज ज्यादा है, राइट? सो आई थिंक ओवर वैल्यूएशन was the main reason, and that overvaluation is what is getting corrected by a time correction and a price correction both, right? तो मुझे नहीं लगता कोई डिजास्टर सिनेरियो है. इट इज अ नॉर्मल करेक्शन. So, ओवर वैल्यूएशन कपल्ड विद द स्लो ग्रोथ, तो ये जो 8.2% की ग्रोथ है, रियल ग्रोथ प्लस नॉमिनल जोड़ ले, नॉमिनल से हटाया हमने, तो आपको लगता है ग्रोथ इज अ रियल प्रॉब्लम? Growth has been the main reason for this whole correction, because ये जो स्टार्ट हुआ, इफ यू रिमेम्बर, ये इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि फिर वहां पे एक्सप्लेनेशन आया कि इलेक्शन था तो कुछ फाइलें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो फिर नैरेटिव आया कि नया गवर्नमेंट है, इट विल टेक सम टाइम टू सेटल डाउन, न्यू मिनिस्टर्स, वो नैरेटिव आया. फिर नैरेटिव आया ट्रम्प के टैरिफ का, कि टैरिफ शुरू हो गया है, दैट होल एक्सरसाइज स्टार्टेड, राइट? सो 3 क्वार्टर इसमें चले गए. उसके बाद ग्रोथ में इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो गया from I think Q1 this year. Q1 was okay. Q2 was fairly decent. Last quarter was fairly decent, right? So the growth is definitely coming back, but it is not so out of the park to negate the high valuations which were there, which were built up over the last 2-3 years, right? तो वो जो ग्रोथ आ रहा है, वो मतलब ईपीएस तो बढ़ रहा है और पी डीरेट हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस वहीं पे हैं, या प्राइसेस 10% डाउन है या 15% डाउन है, राइट? सो इट इज मेन रीजन हैज बीन द वैल्यूएशन एक्सपेंशन coupled with slowdown in the growth over the out of the last 4 quarters. 2 quarters the growth slowed down significantly, and last 2 quarters we have come back to the same level, which is why Nifty also, if you see, people say that कि ऑल टाइम हाई मार रहा है, बट ऑल टाइम हाई का मतलब क्या है? लोगों के मन में होता है कि ऑल टाइम हाई मतलब काफी पैसा बन गया करके. ऑल टाइम हाई मतलब जहां पे था लास्ट ईयर वहीं पे आ गया है अभी वापस. सो इट इज Exactly. लेवल, राइट? सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड. द ग्रोथ फेल डाउन, द ग्रोथ केम बैक. सो निफ्टी आल्सो फेल डाउन, द निफ्टी आल्सो केम बैक. सो इट इज इन सिंक विद द ग्रोथ. मिड और स्मॉल कैप में क्या होता है ना, कि रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सेस ऑन बोथ साइड्स. Erratic. ये थोड़ा ज्यादा गिरते हैं, and till the sentiment improves, because once the sentiment improves they will catch up very fast. But अभी निफ्टी में क्या है, निफ्टी is in sync with the growth cycle. Mid and small caps will work with a lag, but the moment the signal turns green, they will catch up very, very fast. We have seen it in multiple cycles in the past, right? The catch up is very fast. करेक्ट. एक्चुअली आप सही कह रहे हैं कि ग्रोथ इज द रियल प्रॉब्लम, क्योंकि हमने अगर 10-10 साल के ब्रैकेट में देखें तो हमारी नॉमिनल ग्रोथ लास्ट 10 इयर्स में एक्चुअली नीचे ही है, और वो जब तक कैचअप नहीं करेगी तब तक बड़ा मुश्किल होगा. तो हमने काफी बातचीत की ग्रोथ की, वैल्यूएशंस की, टैरिफ की. डू यू पार्टिसिपेट इन आईपीओस? नॉट मच, क्योंकि आईपीओ में होता क्या है ना, कि अच्छे आईपीओ मिलते नहीं हैं, और जो मिलते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं. एक्चुअली, और आजकल तो मतलब भयानक हो रहा है.
नहीं आज वो मतलब वो अलग ही गेम चल रहा है ना, वो लेवरेज लेके आप आईपीओ में अप्लाई करो, वो दैट्स अ डिफरेंट गेम व्हिच वी डोंट रियली पार्टिसिपेट इन, बट आई थिंक जिनका हो रहा है उनका हो रहा है। आई थिंक लॉट ऑफ मनी इज गोइंग इनटू दैट मार्केट आल्सो, राइट? सो ऑप्शन ट्रेडिंग के बाद नंबर 2 पे वही आईपीओ वही स्पेकुलेशन वही ही। हाँ, तो एक्चुअली पैसा बन रहा रिसेंट 1 ईयर या है। 1.5 2 ईयर के आईपीओ देखिए तो उसमें से 75% आईपीओ प्राइस से नीचे चल रहे हैं। जी दिस जी दिस इज बिल्कुल। दैट डिफरेंट स्टोरी, और पता नहीं लोगों को समझ में क्यों नहीं आती, आईपीओ का फ्रेंजी चलता No, ही जा one रहा है more यहाँ। one now that you brought that up, see one more reason, जैसे हमने बोला कि एक तो ग्रोथ स्लो डाउन हो गया और पी डी-रेटिंग हो गया, टैरिफ वाज वन रीजन। द अदर बिग रीजन हैज बीन दिस, राइट, कि एफआईआईज जो बेच रहे हैं वो डीआईआईज खरीद रहे हैं और वहां पे वो मैच हो रहा है। हम्म, उसके ऊपर प्रमोटर्स बेच रहे हैं, हम्म, प्रमोटर्स क्यूआईपीस कर रहे हैं, नए नए आईपीओज आ रहे हैं, सो ऑल ऑफ दिस इज सकिंग द इंक्रीमेंटल लिक्विडिटी, which is why ओके, which is why मार्केट में जो पैसा है, एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में पैसा नहीं आ रहा है। जो हम्म, जो नए स्टॉक्स हैं या फिर जो आपका नया साइकिल जो शुरू होगा वो तब होगा जब जब पैसे को मतलब बाकी बकेट्स से उसको फ्रीडम मिलेगा, क्योंकि यहाँ हम्म, पर एवरी सेकेंड डे यू सी वन बिग फंड रेज, यू सी अ बिग क्विप, you see an IPO. So all of these individually may be small, but in aggregate, और डीआईआई तो पूरा का पूरा पैसा मेरे ख्याल से एफआईआई को मैच करने में ही जा रहा है, कि वो जो लार्ज राइट। कैप्स बेच रहे हैं ये लोग खरीद रहे हैं। प्रभाकर भाई, अपना जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, वही देश को संभाल रहा है, वो जीडीपी भी संभाल रहा है, वो मार्केट भी संभाल रहा है। एफआई बेच रहे हैं, प्रमोटर बेच रहे हैं, पी बेच रहे हैं, वेंचर कैपिटल बेच रहे हैं, केवल बेचारा रिटेल ही खरीद रहा है, डायरेक्ट भी खरीद रहा है और म्यूचुअल फंड के थ्रू भी खरीद रहा है। तो सारी बिल्कुल, जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पे ले रखी है कि उसको देश भी बिल्कुल। चलाना है और उसको मार्केट भी चलाना है। क्वेश्चन यहाँ पे अब ये है कि क्या ये एक अच्छा अपॉर्चुन टाइम है वैल्यू पिकिंग का मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में? और अगर ऐसा आपको लगता है कि ऐसा है, तो कौन कौन से पॉकेट या सेक्टर्स हैं जहां पे आपको लगता है कि चूंकि ये स्टॉक पिकर्स मार्केट है, जिसको मैं कहता हूँ कोट अनकोट इनएफिशिएंट मार्केट है, जहां पे स्टॉक पिकिंग करना मतलब इनएफिशिएंसी है, तभी आप स्टॉक पिकिंग कर पाते हैं। तो वो कौन से पॉकेट्स हैं, एरियाज हैं, थीम्स हैं जहां पे कर सकते हो? क्या ये राइट टाइम है करने का? ना मुझे मतलब अगर आपका आउटलुक 3 टू 5 इयर्स का है, राइट, मैं मतलब हमेशा मैं बोलता हूँ हमारे क्लाइंट्स को भी वही बोलता हूँ मैं कि अगर आपका 3 टू 5 इयर्स का आउटलुक नहीं है तो आप इक्विटी मार्केट्स में कदम मत रखिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में मतलब स्पेशली पीपल हु हैव कम ओवर द लास्ट 1 ईयर, राइट, दे आर डिसअपॉइंटेड, राइट, बिकॉज कि पैसा नहीं बना है लास्ट ईयर, बना भी है तो कुछ खास नहीं बना, शायद एफडी जितना बना होगा उससे कम बना होगा। So राइट। nothing exciting for the risk they have taken. But equity is not a 1 year game. People have to understand that. अगर आपको एक साल के लिए में पैसा बनाना है या हर साल पैसा बनाना है, then equity is not the right product. Right? Equity में आपको एक साइकिल का व्यू लेना होता है. And from that cycle view point of view, this is a very good time because now we are at the, if not the bottom, समझ लीजिए कि थोड़ा और करेक्शन आ सकता है. That can never be predicted, but at least the probability, on a high probability, we can say that we are on the lower end of the correction, right? Because the markets have, especially the broader market, have fallen significantly. काफी डेटा आ रहा है. If you look at the market breadth data, और आज ही मैंने देखा एक table that median correction, in the broader market is about 25-30%. So 25-30% stocks have fallen, right? Which means just to break even, they have to go up 50%, right? So the opportunity is definitely there for somebody who has patient money, who is willing to, sit for the next 3 to 5 years. That I think buying now should not lead to a very bad outcome. You never say never in the market, but it's a probability game, right? So knowing what we know, it is a normal correction. It is a normal correction, and if you just allocate money now, maybe over the next 3 months or next 3 to 6 months in an incremental manner, then I don't think the outcome after 3 years or 5 years will be very bad, right? So that is what I think I would say. And सेक्टर्स मैं वही बोल रहा हूँ कि दो टाइप की चीजें हैं इसमें। एक जो मैं बोल रहा हूँ कि नए सेक्टर्स उभर के आएंगे, अभी अभी आए नहीं हैं, बट एज द मार्केट टर्न्स द मार्केट विल शो इट्स हैंड। तो हमको गेस नहीं करना है, बट हमको ये एक इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द मार्केट है जहाँ पे हम वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड कि कहाँ पे बाइंग आ रही है,
and where is the earnings growth coming, where is the buying coming. So this is going to be a phase of the market where the market will tell you कि जैसे 2021 में डिफेंस पावर ये सब आए थे, राइट? तो आपको उस टाइप का माइंडसेट अभी रख के ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर उभर के आ रहा है, राइट? कहाँ पे लग रहा है कि नेक्स्ट 3 to 5 years में अच्छा ग्रोथ आएगा और वैल्यूएशंस आल्सो आर फेयरली रीजनेबल, राइट? तो ये एक है। और कुछ जो सेक्टर्स हैं जो लास्ट साइकिल के हैं, दे मे आल्सो कंटिन्यू फॉर लॉन्गर, राइट? अभी क्या हो रहा है कि स्पेशली इन द पावर सेक्टर, बिकॉज द री रेटिंग वाज सो गुड एंड सो शार्प, अभी वो लोग सब पुल बैक और कंसोलिडेशन मोड में हैं। दे आर वेटिंग फॉर द अर्निंग्स टू कैच अप, क्योंकि दे आर प्राइस्ड इन द नेक्स्ट 1 or 2 years ऑफ अर्निंग्स, राइट? बट अगर ये एआई, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एआई थिंग फॉर द पावर कंपनीज। अगर ये एआई का जो कैपेक्स है जैसे प्लान हुआ है वैसा ही चला, then I think all of these stocks will come back, because that the demand is, if you listen to the management con calls, अगर आप पढ़ेंगे तो demand is off the charts, whether it is for the data center ancillaries or the power ancillaries. So in that sense, some sectors or themes from the last cycle may come back if the growth sustains. And on the other hand, we have to look for newer sectors which are emerging, right? One of which I think is auto ancillaries, जहाँ पे लग रहा है कि अगले 2-3 साल में काफी अच्छा ग्रोथ आएगा. And maybe certain these pharma CDMO type of companies where they where the current numbers are good and the next 1 or 2 years are likely to be quite good. तो उसका जो pricing है वो भी हो सकता है. Plus there will be a lot of new things which will come out, which I think हमको wait करना पड़ेगा कि market कि कहाँ पे एक्टिविटी दिखाएगा. आपने भी पावर सेक्टर की बात की, तो डेफिनेटली एआई का जैसे इस्तेमाल बढ़ेगा तो पावर इज अ बिग 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 कंजम्पशन. यूएस में तो एनवीडिया का एक डेटा सेंटर पड़ा जिसमें पावर ही नहीं मिल पा रही अभी तक उनको, तो वर्ल्ड वाइड है कि पावर कंजम्पशन मैनी फोल्ड बढ़ने वाला है. लेकिन पावर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, तो इसमें पावर प्रोड्यूसर भी है, कमोडिटी वाले प्रोडक्ट भी हैं जो रिन्यू के लिए सोलर पैनल और सेल वगैरह बना रहे हैं, एक है पावर फाइनेंशियर्स भी है, फिर पावर के इक्विपमेंट बनाने वाली भी, तो बहुत बड़ा सेक्टर है. इसमें किसको प्ले करना चाहिए? पावर में मतलब 2 टेलविंड्स हैं. एक जैसे आपने बोला एआई का टेलविंड है डेफिनेटली, और एक और जो टेलविंड है वो इंडिया में भी जैसे अभी रिसेंटली आ रहा था कि रिन्यूएबल कैपेसिटी तो काफी बन गई है, बट वो कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसमिट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. सो इवन फ्रॉम power distribution and transmission itself is a big opportunity in India. So both domestic and export there are opportunities. So I think we should look for companies which are playing both these sectors, क्योंकि एक नहीं चला तो दूसरा चल जाएगा, दोनों चले तो you have that additional bump up. So I think across the spectrum, I think all these different equipment players, right, I think they will have very good next few years. But having said that, a lot of people are in these stocks, right, which थोड़ा सा एक ओवर ओनरशिप है इसमें. वो ओवर ओनरशिप शायद अभी उसमें थोड़ा सा अभी निकल जाए बिकॉज ऑफ द लास्ट 6 months 1 year, कुछ लोग निकल गए होंगे, बट दैट इज व्हाट द मार्केट विल फ्रस्ट्रेट यू. बट certain some of these power stocks I feel may be multi cycle plays also, right, because last cycle में परफॉर्म किया है, अभी वो कंसोलिडेशन और पुल बैक फेस में है. और अगर ये ग्रोथ रेट कंटिन्यू हुई जैसे वो मैनेजमेंट्स बोल रहे हैं, if this continues, then I think they may make a run in the next cycle also. But lot of ifs and buts are there. जैसे AI का भी बहुत डिबेट चल रहा है कि मतलब इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कुछ प्रोडक्टिविटी आएगा कि नहीं आएगा, how will it play out, whether data centers will be required or not. अभी कल ही मैंने एक पॉडकास्ट में पढ़ा कि देखा कि they're talking about इन्फ्रेंस, जो हम लोग जो क्वेरी डालते हैं चैट जीपीटी और जेमिनी में, उसका जो इन्फ्रेंस है वो आजकल डेटा सेंटर में हो रहा है, और डेटा सेंटर में होने का प्लान है, इसलिए डेटा सेंटर बना रहे हैं कि आपका जो क्वेरी है उसका वो इन्फर करके उसको रिस्पॉन्ड करे. नाउ दे आर सेइंग दैट इट मे सो हैपन इन 3 to 5 years that the inference can run on your phone, so you will not need a data center, right? So lot of those debates. So if that happens, then data center story is gone. So all these are a lot of ifs and buts, right? Now they are talking about data centers in the space, right? Elon Musk is talking about data centers in the space. तो वो सब हुआ तो फिर Indian companies will not be in a position to because at least as things stand today, right? Because space में data centers can be run much more efficiently. So there are a lot of variables, lot of ifs and buts.
But I think the easy play is the domestic power story. Definitely, Agree. AI is an optionality on top of that. Now, whatever model you play, you need power and quality power you need. That's the Absolutely. question. And Absolutely. nobody can deny you need a very good quality power. So ये तो Absolutely. होना ही वाला हो. फिर एआई में क्या है कि तीन चीजें लगती है, एक तो सीपीयू लगेगा, एक बिल्डिंग लगेगी और एक पावर लगेगी. अब Correct. इसमें भी एक क्वेश्चन हो रहा है, बड़े बड़े आर्टिकल्स आ रहे हैं कि इसमें आप कितने समय बाद डिप्रिशिएशन लेंगे, 4 5 6 साल बाद लेंगे तो आपको इतना प्रॉफिट ही नहीं बनेगा. वो भी एक अलग जी. अलग स्टोरीज खैर डेटा सेंटर की चलती रहती है, लेकिन यू नीड पावर टू रन एवरीथिंग. इवन मोबाइल में भी No, देखो तो आपको पावर चाहिए. तो power is the दैट weakest इज link. यस 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 यस. Correct. एआई में ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि हम लोग काफी इस पर डिस्कस कर चुके हैं और बहुत डिस्कवर्ड स्टोरी है, तो उस पर विदाउट आपने एक अभी पिछले सवालों में एक जगह आपने एरोस्पेस का नाम लिया कि दैट्स अ इमर्जिंग सेक्टर एंड गुड वन. तो आप मुझे ये बताइए कि इंडिया में इमर्जिंग सेक्टर में एरोस्पेस में तो बहुत कंपनियां भी नहीं है, किसको मानेंगे आप? नहीं, काफी मतलब छोटे छोटे सप्लायर्स हैं जो एयरबस, बोइंग और दिस काइंड ऑफ कंपनीज, यू नो, सम ऑफ द इवन द फाइटर एयरक्राफ्ट्स को भी सप्लाई कर रहे हैं. So there are a small group of companies which over the last many years have spent a lot of time getting vetted by these big players, which is not an easy job. तो उन लोगों ने काफी हार्ड वर्क कर लिया है, ऑर्डर बुक्स काफी अच्छे हैं, उसका एग्जीक्यूशन चालू नहीं हुआ है, नथिंग इज ऑन द पेपर्स राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, बट इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी बिकॉज एरोस्पेस इज अ बिग बिग बिग, यू नो, जो टैम बोलते हैं, राइट, एड्रेसेबल मार्केट इज वेरी बिग. एंड और इनका जो कंपोनेंट जो सप्लाई करते हैं उनका काफ़ी टेस्टिंग के बाद वो अप्रूव होता है, और एक छोटे से कंपोनेंट प्लेयर के लिए वो लोग सप्लायर चेंज नहीं करते हैं, so स्टिकीनेस है, राइट. एंड यू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द इंडिगो जो क्राइसिस चल रहा है, लाइक देयर इज अ बिग शॉर्टेज ऑफ एयरप्लेन्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड ओवर, and Airbus or Boeing के order books are overflowing, and they are not in a position to deliver at least, you know, what they, at least what India needs, right? So I think it could be an opportunity. I don't know, I mean, whether, because like I said, nothing is on the paper yet, execution is not on the paper, it's still, you know, in the words and in the order books, right? But it's something to watch out for because it could be big. The opportunity is there. How these companies scale, we have to see, because all of these are small companies, राइट. तो ये लोग कैसे मैनेज करते हैं, और उसमें भी लॉन्ग साइकिल्स होते हैं एरोस्पेस में. वर्किंग कैपिटल विल बी इज लाइकली टू बी स्ट्रेच्ड बिकॉज दोस बिग कंपनीज विल स्क्वीज देम. बट इस पे नजर रखनी चाहिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है. यस यस, अभी रिसेंटली एक लिस्ट भी हुई है. प्रभाकर ये बताइए कि जिनको कोट अनकोट न्यू एज कंपनी आजकल माना जा रहा है, बहुत सारी आ रही हैं, रोज आती रहती हैं, टेक का हल्का सा इस्तेमाल कर लिया तो न्यू एज कंपनी लोग मान लेते हैं उसको. इसको कैसे प्ले किया जाए? कुछ लोग कहते हैं बास्केट बना के प्ले करो, बट वो इतनी ओवर वैल्यूड आती है, उसमें ऐसा लगता है कई बार कि प्रमोटर का के जीवन का उद्देश्य सिर्फ ये है कि कैसे वैल्यूएशन बढ़ाया जाए और उसके बाद लिस्ट करा के पैसे वसूल लिए जाए, बाकी फिर धंधा चले नहीं चले. लेकिन इतनी सारी कंपनियां आ रही तो मन लोगों का करता ही होगा. इसमें मिड कैप स्पेस में बहुत सारी कंपनी है, तो न्यू एज कंपनी देखना चाहिए, कैसे प्ले करना चाहिए? आई थिंक जैसे बाकी कंपनी का हम एनालिसिस करते हैं वैसे इनका भी एनालिसिस करना चाहिए. बट आई थिंक मेन चीज क्या है इसमें कि वी हैव टू लुक एट कि जस्ट बिकॉज वो न्यू एज है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें पैसा बनेगा. आई थिंक वी हैव टू सी कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी उस सेक्टर में क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जोमेटो या पेटीएम देखते हैं जो चले हैं, अगर आप एनालाइज करेंगे क्यों क्यों चले हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है, इन द सेंस दैट नंबर ऑफ प्लेयर्स काफ़ी कम है, और ऑफ कोर्स वो एक दूसरे के बीच में प्राइस वॉर्स चलते रहते हैं, बट at some point both of them can come to a normal agreement and they can end up making money, क्योंकि इतना स्केल है कि कोई और आकर रेप्लिकेट नहीं कर सकता है. तो अभी आज जोमेटो और स्विगी, these are two main big players in that space, right? और ब्लिंकिट है. more important food delivery, bigger market now is the grocery, the you know, that quick commerce, right? So Blinkit है, Zepto है, और you know, Swiggy का Instamart है. Now there are only 2 or 3 players for the entire country, and grocery is one of the biggest you know, markets, right? In terms of GDP also it's one of the biggest markets, right? तो 2-3 प्लेयर्स में डिवाइड होने वाला है, और you know, long runway for all of these companies. That is why those companies have done well, that is why they traded that valuation.
But same thing if you look at another, let's say, two-wheeler space, let's say there is an Ola Electric or there is some of these companies, right? The competitive intensity is very high, right? The technology, the battery technology is changing very fast. तो आज जो बैटरी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, शायद 5 साल बाद उससे 10 times better something may come and somebody else may come and take away your complete market share, right? So it's important to analyze कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर क्या है और इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी क्या है, राइट? अभी अगर आप पेटीएम का एग्जांपल लेते हैं तो इन दैट पेमेंट स्पेस आर नॉट मेनी कंपनीज, राइट? 3 या 4 कंपनीज हैं, फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, राइट? Between these 2-3 companies the entire Indian wallet is divided, right? तो वो, so that matters. So ऐसे ही कोई न्यू एज टेक कंपनी आ गई, कुछ आ गया, आई थिंक वी हैव टू एनालाइज द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर की इसमें कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितना है, और अगर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज्यादा है तो पैसा नहीं बनने के चांसेस कम है, और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी अगर कम है और सिर्फ 2-3 ही प्लेयर हैं, देन आई थिंक अपॉर्चुनिस्टिकली वन कैन लुक एट दिस. अभी जब ये पूरा इंडिगो वाला प्रॉब्लम हुआ तो मैं एक शो के लिए इसके स्टडी कर रहा था कि क्या क्या, चूंकि इसकी बड़ी क्रिटिसिज्म ये थी कि मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, 65% मार्केट शेयर है इनका. तो मैंने देखा कि पूरी इंडस्ट्री में बहुत जगहों पे, आप बिस्किट में देखिए तो ब्रिटानिया और पार्ले ने मिलकर 70% मार्केट कर रखा है. करेक्ट. आप ओला उबर को देखिए तो उसमें टैक्सिंग कर रखा है, स्विगी और जोमेटो ने कर रखा है. आप जिस भी सेक्टर में जाए, आप सीमेंट में जाइए तो अल्ट्राटेक और अडानी ने पूरा कैप्चर कर, एवरीवेयर 2-3 प्लेयर मोनोपोलिस्टिक बन जा रहे हैं. और इसके नीचे बेचारे छोटे बहुत हैं भी, तो वो कुछ बेचारे पता नहीं कैसे कर पाते होंगे. तो ये बात आपकी सही कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर और थोड़ा सा वो मोट जहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसको देखना चाहिए. तो हमने काफी सेक्टर्स की बात की, प्रभाकर अभी मेरे दिमाग में एक सवाल ये आ रहा है जो कि सबके दिमाग में आ रहा है, वो पूछूंगा नहीं तो लोग कहेंगे ये क्यों नहीं पूछा. गोल्ड और सिल्वर सबके दिमाग में छाया हुआ है, आपके दिमाग में भी छाया कि आपके क्लाइंट पूछते हैं कि अरे भाई गोल्ड वोल्ड में कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं, पूछते तो हैं, बट हमारा मैंडेट इक्विटी का रहता है, तो वी आर फोकस्ड ऑन इक्विटीज. बट no, I think the rally has been unbelievable, especially silver. तो मतलब I think as we speak it continues to go up, right? तो yes. But I think नहीं, मतलब होता क्या है ना, मतलब see these are not हमको लग रहा है कि सिल्वर एक साल में let's say 100% ऊपर गया है, right? But जिन लोगों ने सिल्वर में पैसा बनाया है, this whole 100% people who have captured, right? Most of the retail, especially, right, would have captured this last 20-30% or 40%, right? Even that, they, some of them would have sold when recently वो थोड़ा गिरा था ऊपर से, right? So there are two ways to look at this, right? If you're looking at it from a trading point of view, right, then it's a different discussion, because फिर आपको entry, exit, and it's a different ball game, and you will not be able to capture that entire gain. And if you see from a long term point of view, जो asset allocation point of view से लेते हैं, तो ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जिसने सिल्वर एग्जैक्टली 1 साल पहले लिया है और वो टॉप पे बेच देगा. तो होने क्या वाला है कि जिनके पास सिल्वर है उनके पास सिल्वर 3-4 साल से होगा या 2 साल से होगा. तो उनका अगर आप 3 साल का CAGR निकाल के देखेंगे, मैं फिर उसी पॉइंट पे आता हूँ. सो टुडे फॉर सिल्वर इट इज वेरी गुड, बट इफ यू सी आफ्टर अनदर 3 years इट विल रिवर्ट टू द मीन. तो गोल्ड में मैं देख रहा था, तो गोल्ड का जो चार्ट है इन डॉलर टर्म्स, आई मीन ऑफ कोर्स इन रुपी टर्म्स इट विल बी स्लाइटली बेटर, जो 2012 से लेके आज तक गोल्ड इज अप 100%, मतलब इन अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 13 years, राइट? इट्स अप ट्वाइस, इट्स अप 100%. तो जो गोल्ड लेके बैठा है उसने इस साल में तो बनाया है 50-60%. अगर आप ओवरऑल CAGR निकाल के देखेंगे तो इट्स डिसेंट, इट्स नॉट बैड, it's good. 8-9% in dollar terms. It's good. Maybe in rupee terms, it'll be 13. Yeah. 13%, which is not bad. But वो बैठा है ना इतने साल, उसको अभी मिला है, which was uncertain. So the way to make, इसमें लोगों को लगता है कि अरे मैं 1 साल पहले एंटर कर लेता, ऐसा नहीं होता है. That is all theory. तो आप अगर आप asset allocation का व्यू लेते हैं, that is what I tell my clients, that you have to take an asset allocation view. It is not a trade, right? और सिल्वर अगर आप अभी लेंगे भी तो आप कब बेचेंगे? आप नहीं बेचने वाले, आप उसको रखने वाले हो, राइट? तो so you have to take an asset allocation view, and it will just remain in your portfolio. So what will eventually happen is कि अभी सिल्वर ऊपर जाएगा, हमने सिल्वर में ऐसे रैलीज पहले भी देखे हैं. So once it goes to that level, it has a sharp correction at some point, and then it goes into consolidation for years together, right?
गोल्ड में भी वैसे होता है, इट विल गो अप, कंसोलिडेट, देन अगेन गो अप. सो गोल्ड एटलीस्ट स्ट्रक्चरली कीप्स गोइंग अप. सिल्वर इज वेरी साइक्लिकल एक्चुअली. तो मैं कहीं राइट. पढ़ रहा था कि सिल्वर इज द स्मॉल कैप ऑफ द यस, यस, बुल, यस. राइट, एंड गोल्ड इज द लार्ज कैप. तो बट आई थिंक पीपल शुड थिंक, मतलब एसेट एलोकेशन के हिसाब से सोच के आप उनको करना चाहिए कि हाँ मेरे को ठीक है, मेरे को 10% रखना है, 15% रखना है, तो उस हिसाब से आप उसमें पोजीशन बनाइए. और बीच बीच में आपको ऐसे ईयर्स मिलेंगे जब वो जाएगा 50%, 100%, बट ओवरऑल मेरे ख्याल से इट विल गिव अ सिमिलर रिटर्न टू व्हाट अ लार्ज कैप पोर्टफोलियो विल गिव. बिल्कुल. मेरे एक दोस्त हैं रितेश जैन, वो कनाडा में रहते हैं, तो उनके साथ जी. जब भी मैं शो करता हूँ यही बोलते हैं कि गोल्ड इज लार्ज कैप, सिल्वर इज स्मॉल कैप. तो उसको वैसे ही ट्रीटमेंट भी आप लोगों को देना चाहिए. वेरी बिल्कुल. इंटरेस्टिंग. तो प्रॉगर हमने सारी कुछ बातें कर ली. एक क्वेश्चन और है जो इस डिस्कशन से रिलेटेड तो है, लेकिन एक बिग पिक्चर का कॉन्टूर है जो पूरी दुनिया में इस समय हो रहा है. यूएस में खास तौर पे, जापान में बॉन्ड यील्ड पूरे वर्ल्ड की एकदम हाईस पे हाई चल रही है. M2 मनी बहुत भयानक तरीके से फैली हुई है सब जगहों पे. इन जनरली लोग बातचीत में कहते हैं कि आपको लगता है कोई बड़ा करेक्शन यूएस मार्केट लीड कर सकता है, जो कि जिसका असर फिर हम पे भी पड़ेगा. ऐसा कुछ आपको लगता है कि आने वाले समय में नहीं, अगर ये एआई का जो बबल? बैटल या बबल, बबल तो पता नहीं मुझे, क्योंकि एआई हैज पोटेंशियल, दैट इज फॉर श्योर, but the amount of investments going into it, the amount of it's always like that, new technology is always like that. But जैसे माइकल बरी हैं, वो एनवीडिया के अगेंस्ट बहुत लिख रहे हैं, और अगर वो एनवीडिया का जो बबल है, जो भी आप उसको बोलेंगे, अगर वो टूट गया, then I think definitely there will be an impact on the US market, because that is the only thing that is holding up the US market. राइट. अगर, क्योंकि यूएस में भी मिड और स्मॉल कैप्स एक साल से नहीं, मतलब काफी सालों से कुछ नहीं कर रहे हैं. द एंटायर मार्केट इज दीज टॉप 7-8 7. stocks, Yes. right? These top 7 stocks, right? So and all of those stocks also, if you remember, were down in the dumps. वो सब गिर गए थे 4-5 साल पहले. जब जब से वो एआई का और वो चैट जीपीटी मोमेंट आया 2-3 साल पहले, वहां से सब लोग फिर से रैली हुआ, क्योंकि एक स्टैग्नेशन आ गया था. तो एआई की वजह से दे गॉट अ न्यू लाइफ. नाउ इफ द एआई स्टोरी स्टॉप्स, then I think there could be trouble, and if US market is in trouble, then we will definitely have some collateral damage. Yeah, please continue. Yeah, no, I was saying that the US market, if the AI turns out to be a bubble and there is correction in the US market, then definitely we will have some collateral damage. तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ सकता है, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग स्टडी है प्रभाकर भाई की, जो S&P 500 के स्टॉक्स हैं ना, उसमें 40 स्टॉक्स का मार्केट कैप 60% है. रेस्ट 460 स्टॉक्स का मार्केट कैप 40% है. तो इस तरीके का एक, हालांकि ये मैंने देखा कि वो बहुत ऐसा ही चलता हुआ मार्केट, ऐसा नहीं होता कि सारे मार्केट एक साथ चले. इट्स अ ट्रेंड देयर, और वही फिर बड़े करेक्शन में जैसे .com बबल में हुआ था, तो वो होता भी रहता है. सो इन वन लाइन वी कैन से कि 3 से 5 साल का अगर नजरिया है, तो दिस इज द राइट टाइम टू पिक द स्टॉक्स. Absolutely, I think so. और वो आपको आगे अच्छे रिटर्न्स बना के देगा. बिल्कुल. Probability is high, I would say. प्रोबेबिलिटीज है ये, बाकी तो गारंटी किसी चीज की नहीं मार्केट में. हाँ. तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो प्रभाकर सर, बहुत मजा आया बातचीत करके. और मिड और स्मॉल कैप की दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं. आई गेस कि उनको ये सुन के काफी अच्छा लगेगा, और बहुत लॉजिकली वो समझ पाएंगे कि कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है और कैसे रिटर्न कैलकुलेट करें. हर साल ये 6 महीने में देखोगे तो मन खराब होगा ही होगा आपका. तो सर, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए. अब 2-4-6 महीने जब बीत जाए तो फिर से एक बार बैठेंगे, जब कोई नया ट्रिगर आएगा तो वी विल डिस्कस कि मार्केट में क्या चल रहा है. थैंक यू सो मच. और हमको लगता है कि आप लोगों को काफी फायदा हुआ होगा. अगर आपको ये सब बातचीत अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच सर. Thank you.